Hello everyone, I am Nitesh Jain. I am here to teach mathematics of class 12. We will start a new chapter. Our chapter number is 3, Inverse Trigonometric Functions. You are very well aware with the term function. अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। 11th क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शंस पढ़ चुके थे, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में फंक्शंस के बारे में पढ़ा। वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये सब फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसे भी हम लोगों ने पिछली बार 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा। क्या पढ़ा था कि कुछ रेशोज, ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन कौन से, जैसे साइन, कॉस, टेन, ठीक है, और कॉट, ठीक है, और कॉसेक और कॉसेक, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं एंड दे आर बिहेविंग लाइक अ फंक्शंस, ठीक है। क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन? देखो फंक्शन क्या है, सिंपल सी, इफ मैं लिखूं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, ये एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन, देन फॉर वन x, फॉर वन वैल्यू ऑफ x लिख लेते हैं, वन वैल्यू ऑफ x वी कैन नॉट have two values of y। क्या बोला कि अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई कोई एक फंक्शन है तो कोई एक वैल्यू x की पुट करने पे कभी भी y की दो वैल्यू नहीं मिल सकती है, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब कि क्या कहा गया कि सपोज करो कि एक सेट x है, ये y है, ठीक है, 1 2 3 और 4 है, 2 3 4 और 5 है, और फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ और 4 का 5 के साथ। मतलब x की कोई एक वैल्यू अगर हम पुट करते हैं फंक्शन में, मैंने x1 रखा तो मुझे क्या मिला, 2। तो ऐसा ही x1 रखने पे कभी मुझे 2 या कल मुझे 3 मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। परसों मुझे 4 मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब x की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए हमें y की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ मिलेगी। हाँ, मगर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है किन्हीं दो वैल्यूज़ x की, किन्हीं दो वैल्यूज़ का y एक ही आए। जैसे कि सपोज करो अगर मैं लिखूं x स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, ठीक है। तो -1 और 1 दोनों ही x की वैल्यू पे आंसर क्या मिलना है, 1। ये थी हमारी बात फंक्शन की, ठीक है। ये दे आर बिहेव लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए अब नई टर्म आई है इनवर्स, ठीक है, नई टर्म आई है इनवर्स। अब बात कर रहे हैं इनवर्स की कि इनवर्स क्या होता है। तो दुनिया का कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी अगर फंक्शन है और उसका अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए, वो फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके पिछले चैप्टर में, ठीक है, बट
चूंकि एनसीईआरटी ने सिलेबस रिवाइज्ड करा है तो वो टॉपिक ही हट गया था, बट वो टॉपिक अभी यहाँ काम आ रहा है। तो जितनी ज़रूरत इस चैप्टर में पढ़ने वाली है वो तो मैं यहाँ वापस समझा ही रहा हूँ कि इन्वर्टिबल क्या होता है। अगर कोई फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो उसका इन्वर्टिबल होना ज़रूरी है, और इन्वर्टिबल होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है कि वो फंक्शन 1 भी होना चाहिए और वो फंक्शन ऑनटो भी होना चाहिए। या सिंपल शब्दों में आपसे कहूँ कि यदि कोई एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल है, और जो फंक्शन इन्वर्टिबल है उसका ही इन्वर्स फंक्शन निकाला जा सकता है। अदरवाइज अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। आई होप क्लियर होगा इतना। मतलब इन्वर्स निकालने के लिए, फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए उसका 1 और ऑनटो होना तो कंपलसरी है। मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव तो होना ही चाहिए। चलिए, इतनी बात हम लोगों ने जान ली कि कोई भी फंक्शन जो है वो अगर इन्वर्टिबल होगा तो ही उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, और अगर कोई फंक्शन ऑनटो और 1 दोनों ही है तो ही वो इन्वर्टिबल कहलाएगा। सपोज करो, अब एक और चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज करो फंक्शन है f सच दैट, कैसा है फंक्शन, x to y। अगर कोई फंक्शन है और फंक्शन की डेफिनेशन है f of x equals to y and is a bijective, ठीक है। अगर ये कोई फंक्शन है और ये बाइजेक्टिव है तो देयर इज एग्जिस्ट अनदर अ जी फंक्शन such that y to x and it is defined g of y equals to x and this g function is called inverse of fx फंक्शन। आ रही है बात समझ में? इसी को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स बोलेंगे। देखो वापस बता रहा हूँ, सपोज करो कि कोई फंक्शन है x to y और उसकी डेफिनेशन है fx इक्वल्स टू y, तो ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। पहले से पता है ये है बाइजेक्टिव, मतलब ये 1 भी है और ऑनटो भी है। तो इस केस में, ऐसे में क्या होगा, देयर इज अनदर फंक्शन एग्जिस्ट जो कि g होगा, y to x होगा। ये x to y है तो वो होगा y to x, इसका जस्ट विपरीत। और फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा, g ऑफ y इज इक्वल्स टू x, और ये जो g फंक्शन है ये ऊपर वाले फंक्शन का क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। आई होप बेसिकली आपको कुछ चीज़ समझ में आ ही गई होगी। देखो अब बात कर रहे हैं हम लोग साइन फंक्शन की, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए, अभी इतना ज़्यादा डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगा ही। अभी एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैंने साइन फंक्शन ले लिया। आपको पता है साइन की ग्राफ, आई होप भूले नहीं होंगे 11th क्लास का। अगर भूल गए होंगे तो यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम इट।
फर्स्टली। और स्टिल अगर कोई डाउट रहे ना तो कमेंट बॉक्स में कभी कभी कमेंट भी कर देना चाहिए। ये 1, ये -1, ठीक है, ये 0, π/2, पाई, पाई 3π/2, 2π एंड 5π/2। सिमिलरली -π, पाई -3π/2 -2π। ठीक है, तो अब हम साइन फंक्शन की बात करने जा रहे हैं कि ये 1 होगा या नहीं होगा, या ऑनटो होगा नहीं होगा। ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे π/2 पे इस साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, सिमिलरली 5π/2 पे भी क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, मतलब ये तो मैनी 1 हो गया। देखो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू इस x के लिए भी आएगी। सपोज करो ये x1 है, ये x2 है, और इधर देखो यहाँ पे भी ये x3 पे भी y की तो सेम ही वैल्यू आनी है। मतलब ये 1 1 तो नहीं है। ठीक है, अब ये 1 1 नहीं है, मतलब कैसे नहीं है, देखो कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x2, x1 इक्वल्स टू x2, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ x1 इक्वल्स टू साइन ऑफ x2, तो इधर से x1 इक्वल्स टू x2, बट f ऑफ π/2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 5π/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, बट π/2 is not equals to 5π/2, hence the function is not 1 1। ठीक है, तो ये 1 1 तो नहीं है। ऑनटो तो है यार, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में जो कुछ भी आ रहा है, देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ डोमेन और कोडोमेन के बारे में आपको यहाँ पे मैं नोट डाउन करा देता हूँ, जिसकी मदद से आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, तो इसका रेंज जो होती है वो -1 से 1 होती है। इसका भी डोमेन जो होता है R होता है, और इसकी भी रेंज जो होती है -1 से 1 होती है। देखो क्लोज इंटरवल है, मतलब क्या है, -1 और 1 जो है वो इंक्लूडेड है। जो 10 होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अब देखो जल्दी से कि कॉस जो है ना, इस टर्म में, 10 वाली टर्म में, यहाँ पे कॉस जिस भी जगह 0 होगा वहाँ क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो रियल नंबर्स तो ले नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि रियल नंबर में तो वो जगह भी आएगी जहाँ पे कॉस क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसको डोमेन लिया, रियल नंबर में से मैं x माइनस कर देता हूँ। अब ये x क्या है, सच दैट x इक्वल्स टू, कहाँ कॉस में देखो 11th क्लास का आपको याद करना ही पड़ेगा, एक बार बुक तो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, कॉस वाला आप देखना, जितने भी ऑड π/2 है, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सभी जगह कॉस की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, साइन में इन सभी की वैल्यू 1 होती है और कॉस में इन सभी की वैल्यू 0 होती है। तो x कुछ इस प्रकार से हो, ऑड नंबर है 2n+1 π/2, वेयर n बिलोंग्स टू z ऑल द इंटीजर्स। ठीक है, तब जाकर के इसकी जो रेंज आएगी वो आ जाएगी ऑल द रियल नंबर्स। सिमिलरली कॉड जो होता है, कॉड क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, अब हमको साइन की वो वाली वैल्यू माइनस करनी है जहाँ पे साइन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है,
तो उससे क्या होगा कि ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा। अब साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है देखो जल्दी से, कहाँ कहाँ जीरो है, 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, मतलब सारे इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पाई इज 0। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, आर में से क्या माइनस करूँ, x, सच दैट x इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑल द रियल नंबर इन द रेंज। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक की। तो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखो जल्दी से, यहाँ पे भी वही कंडीशन, कॉस तो 0 होना नहीं चाहिए, नहीं तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आर में से क्या माइनस कर दूँ, कॉस कहाँ कहाँ 0 होता है, 2n+1 π/2 पे 0 होता है, तो वो सारे एलिमेंट जो है वो मैं माइनस कर दे रहा हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, और फिर इसकी रेंज निकल जाएगी, रियल नंबर में से क्या माइनस करना है, ओपन इंटरवल -1 से 1। क्यों 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 भैया, ऐसा क्यों करा आपने? तो सेक का जो डायग्राम होता है ना, वो एक बार आप बुक में देखना, कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये ये +1 और ये -1, तो इसके बीच की सारी वैल्यू मैंने ये पूरी लाइन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में से मैंने इतना पार्ट क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेक की रेंज मिल जाएगी। सिमिलरली कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। ठीक है, तो r माइनस साइन कहाँ 0 होता है, ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पाई n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, और इसकी भी रेंज मुझे क्या मिल जाएगी, r माइनस -1 से लेकर के 1, ओपन इंटरवल, मतलब -1 और 1 जो है वो इंक्लूड नहीं है। अब ये तो पता चल गया कि जो साइन फंक्शन है इज नॉट 1 1 एंड 1 2, thus दिस इज नॉट इन्वर्टिबल। अब बात आती है कि इसे इन्वर्टिबल कैसे बनाया जाए। आई होप मैंने अभी तक जितना आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल resolve your doubt to make a separate video or taking a online class। ठीक है, सो केवल इतना पढ़ें अभी आज, और इसके आगे का कम से कम 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर एक बार रिवाइज कर ले। इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बार तो कम से कम 11th क्लास का पढ़ ही ले, क्योंकि उसके कंसेप्ट यहाँ काम आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये सिर्फ 12th की पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, 12th में तो इसका वेटेज जो है ना वो 4-5 नंबर का ही है। ठीक है, बट आगे JEE की एग्ज़ाम वगैरह या जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका स्कोप इतना वास्ट है, मतलब इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। चाहो तो आप RD शर्मा उठा करके देखिएगा, काफ़ी कुछ डीप में और डिटेल में दिया हुआ है। सो एक बार आप ज़रूर से पढ़ें पिछले साल का 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर हम बात करेंगे वापस से इसके आगे की कि साइन फंक्शन को मैं इन्वर्टिबल कैसे बनाऊं, मतलब इस फंक्शन को मैं 1 1 कैसे बना दूं, मैं इसको 1 1 कैसे बना दूं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।